स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। यानी आप लोगों को सबसे पहले ये जानना होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं। तो रिएजेंट दो प्रकार के होते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा हूँ। रिएजेंट दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हम लोग E+ से लिखते हैं, और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसको हम लिखते हैं Nu-। देखो, इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक भी लिखते हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक, और इसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लविंग। यानी कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे सभी इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। ऑल पॉजिटिव आयंस आर इलेक्ट्रोफाइल। या ऐसे कोई भी न्यूट्रल सबस्टेंस भी हो सकता है, ऐसा कोई भी न्यूट्रल सबस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है, तो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे लेविस एसिड। लेविस एसिड भी यही कहता है कि वैसे कोई भी सबस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अटैक करता है या वो पॉजिटिव चार्ज हो, वो क्या कहलाता है? लेविस एसिड कहलाता है। तो यहां पे हम लोगों को इस बात को समझना होगा कि ऑल लेविस एसिड इज इलेक्ट्रोफाइल। लेविस एसिड भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। और लेविस एसिड में एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो भी मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, एक इसमें एक और पार्ट आता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल भी लेविस एसिड होते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल? वैसे कोई भी सबस्टेंस जिसका सेंट्रल एटम अपने ऑक्टेट्स को पूरा नहीं किया हो, द सबस्टेंस व्हिच सेंट्रल एटम डू नॉट कंप्लीट ऑक्टेट्स नोन एज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। यानी कि BF3, BF, यहां बोरॉन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, हेंस इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। न्यूट्रल है लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल भी होगा। तो इस बात को समझना होगा कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं तब जब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हो। लेकिन हमें ज्यादातर समझना है इस समय, चूंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये समझना होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये न्यूक्लियस लविंग होता है। ये न्यूक्लियस लविंग होता है। तो न्यूक्लियस लविंग क्या है? चूंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है इसलिए इसको हम लोग न्यूक्लियस लविंग कहते हैं, जो पॉजिटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस लविंग। यानी कि आइए इसको समझते हैं। ये भी लेविस से जुड़ा हुआ है, ये लेविस बेस है। लेविस बेस में क्या बताया गया आप लोगों को? लेविस बेस में बताया गया है कि ऑल नेगेटिव आयंस आर लेविस बेस, और एक और चीज बताया गया वहां पे कि ऑल इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स आर लेविस बेस। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स क्या है? ये नहीं है कि सेंट्रल एटम पे उसके ऑक्टेट्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सेंट्रल एटम के पास एटलीस्ट 1 अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स होता है। मतलब धनी कौन होते हैं? जो खाने पीने के बाद बैंक बैलेंस करते, बचाते हो, कोई मांगे तो उसको दे सकें, उसको कहते हैं रिच मैन। तो यहां भी वही रूल्स लागू होते हैं। जैसे मान लो कि हम वाटर लेते हैं, इसके पास बॉन्ड पूरा करने के बाद सेंट्रल एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचा है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। अमोनिया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। कभी भी PCl5 ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ही होता है, रिच मॉलिक्यूल्स PCl5 नहीं होता है। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें जो क्लोरीन है, इसमें जो फास्फोरस है, वो उसके पास एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इससे जब हम इलेक्ट्रॉन मांगेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा।
यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये दोनों रिच मॉलिक्यूल्स है, ये रिच मॉलिक्यूल्स नहीं है। इस बात को समझिएगा। यानी कि न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, वही न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है या न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया, दैट मींस न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होगा, इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो नेगेटिव आयन जो होगा न्यूट्रल भी हो सकता है, मैंने दिखाया वाटर, अमोनिया, ये सब जो होते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में होते हैं। तो पहले मैंने समझाया कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है, यानी कि हिंदी में इसको प्रतिस्थापन कहते हैं। यानी कि एक स्थान को जो है, मान लो कि प्रतिस्थापन क्या होता है, ए बी है और यहाँ पे सी डी है, तो इसके बी के स्थान पर इसका डी चला गया और इसके ए के स्थान पर इसका सी चला गया, इसको प्रतिस्थापन कहते हैं। यानी कि ए सी ए डी, यहां पे एक ही तो दिखाइए, ए डी प्लस बी सी, तो बी के स्थान पर डी चला गया, ये सी जहां है वहीं रह जाएगा, और यहां पे आपको सी बी दिखाइए, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सी यहां प्लस है, ये माइनस है, यहां ये प्लस है, ये माइनस है, तो ए बी की जगह पर ए डी हो गया, दिख रहा है, और यहाँ पे सी डी की जगह पर सी बी हो गया, यहाँ ये माइनस रह गया, ये प्लस है, फिर ये माइनस, ये प्लस है। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूएट कर दे, अपने पोजीशन, अपने प्लेस को सब्स्टिट्यूएट कर देता है। इसमें आप देखोगे कि R बॉन्ड X अल्काइल हाइड्राइड जो है, इस पे हम न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मैंने अटैक कराया, तो क्या होता है समझिएगा। पहले ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ब्रेक होने के बाद से क्या होगा, R बॉन्ड NU प्लस यहां पे X माइनस निकलेगा, हैलाइड आयन निकलेगा। तो देखेंगे आप यहां पे कि यहां पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूएट हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल और फिर ये न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ऐड भी हो रहा है, यहां पे ऐड हो गया, और न्यूक्लियोफाइल निकला भी, यानी कि न्यूक्लियोफाइल एडिशन भी हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल निकल भी रहे हैं। तो ये दोनों ही क्रिया न्यूक्लियोफाइल के साथ हो रहा है, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है। इस X के स्थान पर NU चला गया, तो ये जो स्थान है, पोजीशन है, क्योंकि यहां भी न्यूक्लियोफाइल है, यहां भी न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ प्लस है तब न्यूक्लियोफाइल यहां चला गया, नहीं, तो हम न्यूक्लियोफाइल नहीं कहते, और ऐसा होता भी नहीं है। तो तभी ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जबकि न्यूक्लियोफाइल एडिशन होगा, न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पॉइंट्स को समझना एक जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और इसको नोट में आप डाल सकते हैं कि इसका जो अटैकिंग ग्रुप होता है, किसका, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो अटैकिंग ग्रुप होते हैं, इस बात को समझिएगा, इसका अटैकिंग ग्रुप क्या होता है, वो न्यूक्लियोफाइल होता है। यानी कि इसमें जो अटैक करता है वो न्यूक्लियोफाइल ही होता है, इसीलिए भी हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि अटैकिंग ग्रुप पर ही डिपेंड करता है इसका नाम। तो अटैकिंग ग्रुप हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और सब्स्टिट्यूशन के अर्थ होता है जो सब्स्टिट्यूट मैंने बताया है। तो यहां दो चीजें ध्यान देनी पड़ती है, एक तो अटैकिंग ग्रुप कौन है और दूसरा हो क्या रहा है। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होता, वो भी होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इसका न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे कि अटैकिंग ग्रुप इसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं। आइए एक रिएक्शन इसमें दिखाते हैं हम, और तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लेते हैं यहाँ, मान लो कि CH3CH और बॉन्ड CH3 यहां पे लेते हैं क्लोरीन प्लस, यहां पे लेते हैं हम लोग NaOH, तो इसमें Na प्लस OH माइनस, तो ये OH माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये बनाएगा CH3CH बॉन्ड CH3, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएट हो रहा है, OH यहाँ पे आ गया और NaCl यहाँ बना दिया। देखिए मैंने जैसे बताया था AB और CD, तो क्या हो गया, AD बन गया और CB बन गया, तो ये A और ये B और ये C और D, तो OH चला गया यहाँ पे B की जगह पर, OH आ गया,
और C रह गया वहीं पे D, यहाँ पे B आ गया, यानी कि यहाँ बन गया CB। तो इस तरह से ये आपका था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं, इसके भी टाइप्स होते हैं। तो आइए इनका टाइप्स जानते हैं, यानी कि हम लोग अब जाएंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट में इसका होता है SN1 रिएक्शन और सेकंड में होता है SN2 रिएक्शन। तो दो प्रकार के होते हैं, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। क्या है SN1 और क्या है SN2, आइए जानते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग SN1 पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। चलिए मिटाते हैं और शुरू करते हैं SN1 रिएक्शन। ओके, तो आइए जानते हैं SN1 रिएक्शन क्या है। SN1 रिएक्शन है तो हमारा हेडिंग होगा यहां पे फर्स्ट नंबर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को और भी नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग कहते हैं यहां पे यूनिमोलेक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये भी इसका नाम होता है, इस नाम से भी जाना जाता है यूनिमोलेक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वन का अर्थ होता है यूनिमोलेक्यूलर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स नोन एज मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो अगर इसकी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन 1 होगा, मतलब कि इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 होंगे। ये 1 कहां देखना है, तो वो हमको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में चेक करना है, वो आगे मैं बता रहा हूं क्या होगा। तो पहले बात जान लीजिए कि हम लोग इसको फर्स्ट ऑर्डर भी रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तभी हम ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी होगा। आइए इसको डिटेल जानते हैं क्या है। तो इसमें सबसे पहली बात समझ लीजिए कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दैट मींस यहां भी R बॉन्ड X प्लस न्यूक्लियोफाइल और फिर से R बॉन्ड NU माइनस प्लस यहां पे आपका X माइनस निकलेगा, ये तो होना है। लेकिन इसका भी अटैकिंग ग्रुप जो होगा, इसका भी अटैकिंग ग्रुप जो है न्यूक्लियोफाइल है, वो तो क्लियर हो गया पहले ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। लेकिन इसमें एक पॉइंट्स जो है थोड़ा सा डिफरेंट होगी। यहां पे क्या होता है, इसका रेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, यानी कि द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द सबस्ट्रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के ये सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है उसका रेट, सिर्फ सबस्ट्रेट पर, यानी डिपेंड्स अपॉन ओनली लगा सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन ओनली द सबस्ट्रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि इसका जो SN1 है उसका रेट जो है सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम R बॉन्ड X प्लस यहां पे अगर कोई भी यहां पे वाटर ही मान ले लेते हैं, तो इसका जो रिएक्शन बनेगा R बॉन्ड OH प्लस HX, क्योंकि वाटर टूटता है H प्लस और OH माइनस में, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो SN1 अगर है, हमने एग्जांपल लिया है कि ये चलो मान लो कि एक SN1 है, अगर ये SN1 है तो इसका रेट जो है, ये बात बताएंगे कि SN1 को कैसे पहचाना जाएगा। अभी तो हम SN1 लेके चल रहे हैं, लेकिन अभी आपको तो दिख रहा होगा कि इसका मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन 2 है ना, लेकिन ये क्लियर करते हैं बाद में। तो इसका अगर ये SN1 है तो रेट जो है सिर्फ डिपेंड करता है R बॉन्ड X के कंसंट्रेशन पर।
ठीक है। रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन लिख सकते हैं यहां पे आप लोग, डिपेंड्स यहां पे जोड़ देते हैं, डिपेंड्स अपॉन द ओनली कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सिर्फ सबस्ट्रेट मोलिक्यूल्स पर ये डिपेंड रहता है, सबस्ट्रेट मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये सिर्फ सबस्ट्रेट मोलिक्यूल्स पर डिपेंड रहता है इसका रेट, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R बॉन्ड X और इसका पावर 1 आ जाता है, इसलिए हमारा जो ये है इसका ऑर्डर हो जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 लेते हैं। यही कारण है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 लेते हैं, और जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 लेते हैं तो हम लोग मोलिक्युलरिटी जो देखते हैं, इवन एक्चुअली इसकी मोलिक्युलरिटी रिएक्शन तो आप 2 देखोगे, और कभी भी मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इसका हम लोग यूनिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि बुक्स वगैरह में दिया हुआ है। तो इसकी मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2 होता है, क्योंकि 1 और 1 2 होगा, और ये डिफिनेशन के अनुसार मैंने लिया है। डिफिनेशन क्या कहता है कि द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट में 1 और 1 2 होगा, लेकिन ये क्या है ना कि जब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है तो यहां पे इसका मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन भी 1 ही लेता है, और इसी कारण इसको कहता है ये यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है, तभी ये बात ये कहता है। अगर हम लोग यहाँ पे 2 ले रहे तो ये बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये 1 के कारण यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन कहता है। एक्चुअली ये जो रेट और ये मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये यहां से डिटरमाइन नहीं करता है, ये कहां से डिटरमाइन करता है इसको भी समझिए। ये डिटरमाइन करता है इसके मैकेनिज्म में जब जाएंगे, इसका रेट डिटरमाइनिंग जो होता है, यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन determine in SN1 reaction from rate determining step, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से लिया जाता है इसको, वहीं से इसको डिटरमाइन किया जाता है, इसलिए यहां घबराने की बात नहीं है। यहां पे डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो यहां पे 1 और 1 2 होगा, लेकिन ये कहां से उठाता है, क्योंकि ये लेता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से। वैसे आप लोगों को जब मैंने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया था, मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस बताया था, वहां एक बात जरूर बताया था कि मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है, और इसीलिए ये मोर देन 3 पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के निकालते हैं तो ये 3 से ज्यादा ही पॉसिबल है और होता है। यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन फिर भी अब बुक्स वगैरह लिख रहे हैं तो यहां पर हम लोगों को लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी मैकेनिज्म देखेंगे, तब और ज्यादा SN1 हमारा क्लियर हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। आप लोग नोट करते चलेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, इसको भी नोट कर लिए होंगे आप लोग। बिठाते हैं इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम लेंगे यहां पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड। 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड को ले रहे हैं हम लोग, यहां पे हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, CH3 CH3 यहां आ जाएगा ब्रोमीन, और हम इसको अटैक कराएंगे, चूंकि हाइड्रोलाइसिस है तो ये रिएक्शन होगा वाटर के साथ, और ये बनाएगा प्रोडक्ट इसका CH3 C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH और प्लस HBr निकल जाएगा, ये बन गया 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल। चलिए अब इसके मैकेनिज्म जानेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये SN1 कैसे है और यूनिमोलिक्युलर कैसे है। तो इसका हम लोग अब पढ़ेंगे मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म में जान लेते हैं। यहां पे दिस रिएक्शन takes place following 2 स्टेप। यह रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, इस बात को पहले समझिएगा, ठीक है। 2 स्टेप में इस रिएक्शन को कंप्लीट किया जाता है। स्टेप फर्स्ट, ठीक है, स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट हम ले रहे हैं, क्या होता है स्टेप फर्स्ट में? ये होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन या कार्बोनियम आयन भी लिख सकते हैं, कार्बोकटायन या कार्बोनियम आयन भी लिख सकते हैं। तो ये कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। इसमें जो 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैं, ये पहले आयनाइज्ड होंगे, ठीक है। ये पहले आयनाइज्ड होंगे और आयनाइज्ड होकर ये जो बनाएंगे प्रोडक्ट, ये कुछ ऐसा बनाएंगे। इसमें ये CH3, ये भी हो गया CH3 और ये भी हो गया आपका CH3 और ये हो गया प्लस चार्ज। इसका नाम है 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। तो चूंकि ये एक प्लेनर है, इसको हम लोग प्लेन में दिखा सकते हैं। अगर हम लोग प्लेन में दिखाएं तो इसको थोड़ा सा इस तरह से चेंज करते हैं, थोड़ा सा हम इसमें चेंज करेंगे। चेंज कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी पोजीशन हम बदल दे रहे हैं। सी ऊपर में ये हम ले रहे हैं CH3, यहाँ पे ले रहे हैं फिर CH3 और यहाँ पे ले रहे हैं हम CH3। तो चूंकि ये प्लेन में है तो हमको ये प्लेनर दिखाना पड़ता है ना। इस तरह से हम लोग एक के प्लेनर स्ट्रक्चर लेते हैं जो ये बताता है कि ये जो कंपाउंड है ये प्लस चार्ज जो है ये प्लेन में है। 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोनियम है तो ये प्लेन में है। इसको हम चाहें तो पूरी प्लेन में का फिगर बना सकते हैं। इस तरह से बुक्स वगैरह में पूरा मिलता है, क्लियर ये लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे फिगर बनाया रहता है। ये 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोनियम है। स्टेप सेकंड में हम लोग चेक करेंगे तो ये होगा, यहाँ पे अटैक करेगा ना, ठीक है ना। यहाँ पे तो अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल and to form 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल। और यहां पे अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल का निर्माण करेगा। आइए जानते हैं कैसे करता है। तो यहां पे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन जो था इस तरह से था, ये एक प्लेन में मैंने दिखाया था वहां पे। अब इसको यहाँ पे OH माइनस अगर हम यहाँ पे अटैक करा दें तो ये रिएक्शन बनाता है यहाँ पे C, फिर से अपने पोजीशन में आ जाएगा ये CH3 बॉन्ड CH3 और ये हो गया OH। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है जिस तरह से ये रिएक्शन बनाता है। लेकिन अब इस मैकेनिज्म में हम लोगों को बहुत कुछ जानने की बाकी है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका रिएक्शन जो होता है, इसके मैकेनिज्म जो होते हैं 2 स्टेप में होते हैं। पहली बात ध्यान में रखना है। दूसरा बात ये ध्यान में रखना हम लोगों को कि कभी भी पहले ये अल्काइल ग्रुप जो है ये खुद को आयनाइज्ड करता है, फिर उसके बाद से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक होते हैं। यहाँ पे साथ में ब्रोमीन आयन भी निकलेगा, ब्रोमीन माइनस में निकलेगा, यहाँ पे OH माइनस अटैक करता है तो ये बनाता है। आइए इसका थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। इसको मिटाते हैं, ऊपर से ये मिटाते हैं, ठीक है, और ये भी मैं इतना मिटा देता हूं। आइए इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे कि इस पूरे मैकेनिज्म में आप क्या क्या फॉलो किए और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है, हम लोग उसको पूरा देखेंगे। आप यहाँ सामने देखेंगे और बोर्ड पर हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट नंबर इसकी प्रॉपर्टीज की चर्चा अगर हम करते हैं
इसकी प्रॉपर्टीज की बात अगर हम लोग करते हैं तो फर्स्ट नंबर में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि इसका जो रेट है, ठीक है, वो किससे डिटरमाइन होता है? स्लो स्टेप में। आप देखिए इसमें स्लो स्टेप कौन है? स्टेप फर्स्ट जो होता है ये स्लो स्टेप होता है, और ये जो स्टेप होता है ये फास्ट स्टेप होता है। तो रेट जो होता है इसका SN1 का वो किस पे डिपेंड करेगा? स्लो स्टेप, दैट मींस स्टेप फर्स्ट पे। सबसे पहली बात समझ लीजिएगा, its rate या its rate determining step is यूनिमोलिक्यूलर। देखिए यहीं पे क्लियर होगा इस बात, यूनिमोलिक्यूलर, ठीक है, यूनिमोलिक्यूलर स्लो स्टेप रिएक्शन, तो इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो फर्स्ट नंबर होता है, जो कि यूनिमोलिक्यूलर ये स्लो स्टेप रिएक्शन है। इसको यूनिमोलिक्यूलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक ही सबस्ट्रेट जो है वो ये कार्बोनियम आयन का निर्माण किया है, और SN1 का जो रेट है ये इसी रेट पर, इसी स्टेप पर डिपेंड है। यानी इसके आगे कोई इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, टोटली रेट इसको इसी पर डिपेंड होना है। तो इसलिए यही से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मापेंगे, और यही से हम लोग यूनिमोलिकुलर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन भी मापेंगे, और यही कारण है इसको हम लोग यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। आई बात समझ में? दैट मीन्स यहां पर हम लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3 का होल थराइस, ठीक है, C बॉन्ड Br, ये हम लोग लेते हैं, और यही कारण है कि इसको यूनिमोलिकुलर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। चलिए 2 नंबर बढ़ते हैं। they must be formed stable कार्बोकटायन, ठीक है, ये कार्बोकटायन आयन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रॉपर्टीज में ये बात सिंपल सी बात है, ये जानना भी पड़ेगा आप लोगों को कि इसको किसी भी दशा में कार्बोकटायन को बनाना होगा, लेकिन वो भी स्टेबल कार्बोकटायन बनाना होगा। तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी जो है वो क्या है? तो कार्बन कटायन की स्टेबिलिटी आप लोग पढ़े होंगे मैकेनिज्म में कि 3 डिग्री जो है कार्बोकटायन C+ आयन, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं 3 डिग्री अल्काइल, ठीक है, 3 डिग्री अल्काइल, यानी कि यहां पे अल्काइल कार्बोनियम आयन मैं कह सकता हूं 3 डिग्री अल्काइल C+ कार्बोनियम आयन इज ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्काइल C+ और इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, अल्काइल कार्बोनियम आयन इज ग्रेटर देन मिथाइल कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा ब्रांचेज बढ़ती है उतना ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी कि स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। मैं ये बता रहा हूं किसकी? कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीजेज ऑफ कार्बोनियम आयन। तो हमें जब ये स्टेप में जाएंगे, मतलब स्लो स्टेप में जाएंगे, तो रिएक्शन सबसे ज्यादा ध्यान देता है SN1 रिएक्शन कि कितना ज्यादा हमें स्टेबल कार्बोनियम आयन मिलता है। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन वो बनाएगा उतना ज्यादा वो रिएक्शन स्टेबल होगा और रिएक्शन फास्ट होगा। एक बात समझिए, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन के फॉर्मेशन करने की क्षमता इस अल्काइल ग्रुप में रहेगा उतना ज्यादा SN1 रिएक्शन फास्ट होगा, यानी कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंड है, जो 3 डिग्री अल्काइल कार्बोनियम बनाएगा वो ज्यादा फास्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन SN1 का 2 डिग्री उससे फास्ट होगा। तो स्टेबिलिटी, इसकी रिएक्टिविटी हम बताएंगे SN1 का, तो इस पर चर्चा होगी। अभी तो हम लोग प्रॉपर्टी जान लेते हैं। चलिए 3rd नंबर में हम लोग जानते हैं,
थर्ड नंबर में क्या कहता है, इसमें एक बात ध्यान देना होता है कि जो इसका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यहां पे कौन लिए थे, वाटर लिए थे, तो सॉल्वेंट में निश्चित तौर पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट must be favor पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर लिखिए, फेवर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर द SN1 रिएक्शन। जितना ज्यादा प्रोटिक सॉल्वेंट होगा यानी कि प्रोटॉनिक सॉल्वेंट होगा, पोलर होना चाहिए लेकिन साथ में प्रोटॉनिक सॉल्वेंट होगा, उतना ज्यादा हमारा SN1 रिएक्शन फास्ट होगा। तो ये पोलर प्रोटॉनिक सॉल्वेंट से क्या मतलब, यहां पे होता क्या है, जैसे ये ब्रोमीन आयन निकला, क्लोरीन आयन निकला, जो भी यहाँ पे आयन निकल रहे हैं ये तुरंत फिर इसमें मिलकर बना सकता है, तो अगले स्टेप में जाने के पहले ही ये फिर से यहाँ बन जाएगा एंड रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे काम कर जाएगा। इसको रोकने के लिए ये पोलर प्रोटॉनिक सॉल्वेंट चाहिए। क्या करता है पोलर प्रोटॉनिक सॉल्वेंट, ये करता क्या, मान लो कि यहाँ पे Br- है, तो जितने भी, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोलर प्रोटॉनिक सॉल्वेंट जो होता है वाटर होता है, तो वो क्या करता है, इसको चारों तरफ से अपने तरफ घेर लेता है, ठीक है, चारों तरफ घेर कर इसको रोक लेगा, यानी कि H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, जितने भी H प्लस हैं, ये मान लो कि यहाँ पे आपको H प्लस दिख रहा है, यहाँ पे H प्लस H प्लस H प्लस है, चारों तरफ से ब्रोमीन माइनस आयन को घेर लिया, इसको आगे बढ़ने नहीं देगा, यानी इसके साथ रिएक्शन नहीं करने देगा तब तक जब तक कि ये न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक कर ले। न्यूक्लियोफाइल अटैक करते ही वो उसको छोड़ता है और फिर से वो यहाँ पे जो ये H प्लस है इसके साथ कंपाउंड का निर्माण कर लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमें यहाँ पे चाहिए, ये नहीं रहेगा तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इतना समझ लीजिएगा कि पोलर प्रोटॉनिक सॉल्वेंट और स्ट्रॉन्ग पोलर प्रोटॉनिक सॉल्वेंट हमें नेसेसरी है, यहाँ पे इस बात को समझिएगा। आइए फोर्थ नंबर देखते हैं हम, फोर्थ नंबर हम यहां देखते हैं ऊपर में, चौथा नंबर, ठीक है, इसका फोर्थ नंबर, टेम्परेचर क्या यहां पे इंपॉर्टेंट है, क्या टेम्परेचर यानी कि हीट को ये ऑब्जर्व करता है, रिलीज करता है रिएक्शन जब होता है तो ये बात समझ लीजिएगा कि R बॉन्ड X पहले टूटता है, तो टूटने के लिए हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए। कब टूटेगा, जब हम प्लस यहाँ पे डेल्टा H लगाएंगे तभी तो रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट बनने का कब, जब हम यहाँ पे हीट देंगे, यानी कि ये जो है कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हीट को क्या कर रहा है, यहाँ पे ये हीट ऑब्जर्व कर रहा है, हीट यहाँ पे ऑब्जर्व, हीट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो हीट को जब ये ऑब्जर्व कर रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। यानी मैं लिख सकता हूं कि SN1 रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहां आप लिख सकते हैं SN1 रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस बात को समझिए, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए कि ब्रेक होने के लिए, यहां से जो बॉन्ड ब्रेक होगा उसको ब्रेक होने के लिए हीट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि 1 2 3 4 आप लोगों को यहां प्रॉपर्टीज बताया गया। इस चारों प्रॉपर्टीज को समझना होगा कि चारों प्रॉपर्टीज ये शो करता है। इसमें एक प्रॉपर्टीज और आपको दिखाया गया है एनसीईआरटी में, एक प्रॉपर्टीज आपको और यहां मिलेगा, और वो प्रॉपर्टीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जो एग्जांपल लिया हूं उसके लिए ये लागू नहीं होता है, ठीक है। 5वां नंबर प्रॉपर्टीज मैं यहां दिखाता हूं। 5वां नंबर प्रॉपर्टीज में स्टीरियो केमिस्ट्री, क्या स्टीरियो केमिस्ट्री इस SN1 रिएक्शन में काम करता है,
क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री यहां दिखता है? स्टीरियोकेमिस्ट्री याद है ना, खास करके यहां पे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ले रहे हैं, यहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़े थे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो मतलब कि वो दाएं तरफ से घूमता है, डेक्स्ट्रो मतलब राइट, और लेवो रोटेटरी यानी कि लेवो मतलब बाएं तरफ से घूमता है। क्या ये रिएक्शन इस डेक्स्ट्रो और लेवो को दिखाता है? तो ये तब दिखाएगा ना जब इसके पास कायरल कार्बन एटम होगा, यानी कि इसको शो करने के लिए मस्ट हैव टू कायरल कार्बन एटम, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको शो करने के लिए मस्ट हैव टू कायरल कार्बन एटम हमारे पास होना चाहिए, तभी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या मैंने जो एग्जांपल लिया है कायरल कार्बन एटम है इसके पास? नहीं है। कायरल कार्बन एटम तभी होता है जब कार्बन से अटैच्ड जो चारों वैलेंसीज होते हैं वो डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हो, जैसे मैं यहां पे ए बी एक्स वाई, तो ये कार्बन कायरल कार्बन होता है जिसको सी स्टार से लिखते हैं। समझ में आ रहा बात? लेकिन हमारा जो ये 3 डिग्री ब्यूटाइल ये कायरल कार्बन नहीं है, यानी कि 3 डिग्री पूरा फिगर बना देते हैं। क्या ये कायरल कार्बन एटम है? नहीं, ये कायरल कार्बन एटम नहीं है ना, नॉट बी कायरल मोलिक्यूल। कायरल मोलिक्यूल नहीं है। कायरल मोलिक्यूल तब होगा जब इसके पास कायरल कार्बन एटम होंगे, है ना। ये कायरल कार्बन एटम नहीं रखता, इसलिए कायरल मोलिक्यूल्स भी नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गया कि कायरल कार्बन नहीं है तो ये आगे शो नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम यही एग्जांपल लेंगे। अगर ये चारों चेंज कर दें, हम ये तीनों चेंज कर दें तो चेंज आएंगे। इन तीनों को अलग अलग लेंगे तो क्या ये शो करेगा कि नहीं? बिल्कुल शो करेगा, तब ये प्रॉपर्टीज में ऐड होगा। चलिए उसका भी एग्जांपल लेकर यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। मिटाते हैं सब, तब देखते हैं उसको डिटेल। हम मिटाएं इसको, ओके, इसको मिटाते हैं और उसको हम लोग जानते हैं कि कायरल कार्बन मॉलिक्यूल्स अगर लिया जाए तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। और ये कैसे होगा ये जानते हैं। तो यहीं पे हम लोग पहले एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। अगर हम लोग का एग्जांपल जो है, इफ SN1 reaction takes place chiral molecules, then they show optical आइसोमेरिज्म। तब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, इस बात को समझ लीजिए। तो आइए हम लोग यहां पे लेते हैं इसका एग्जांपल में। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि कार्बन है, यहां पे हम ले रहे हैं C2H5, यहां ले रहे हैं हम CH3, और यहां ले रहे हैं हम H, और यहां ले रहे हैं क्लोरीन। अब बताओ क्या ये कायरल कार्बन एटम है? चारों के चारों इसका जो है डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स है, यानी कि ये कायरल मॉलिक्यूल्स है। अब इसको अगर हम रिएक्शन कराते हैं और तब ये प्रोडक्ट जो देता है, यहाँ पे मान लो कि ये वो एक वाटर को इसमें ऐड करते हैं, वाटर को लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो ये बनेगा C2H5 बॉन्ड CH3 बॉन्ड H बॉन्ड OH बना। अब इसको हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, डेक्स्ट्रोरोटरी और लीवोरोटरी क्या है ऐसे दिखाते हैं। तो अगर ये हम लोग इस तरह से दर्शा दें इसको, CH3 यहां पे ले रहे हैं हम, मान लो कि OH, और यहां ले रहे हैं C2H5H, तो ये जो है डेक्स्ट्रोरोटरी होगा, यानी कि पॉजिटिव भी देते हैं इसको, डेक्स्ट्रोरोटरी को प्लस भी लिखते हैं। तो इसमें जब मिरर लगाओगे तुम, ये मिरर लगेगा
तो ये यहाँ पे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि ये जो CH3 है, ये CH3 अगर हम ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे CH3 हम ऐसे लिख सकते हैं। इधर चला गया C2H5, इधर हो गया OH और यहाँ हो गया H। तो ये कहलाएगा लेबो रोटेटरी, यानी कि ये होता है नेगेटिव। अगर हम लोग दोनों को एक साथ दिखाएं प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे अगर हम दिखाते हैं यानी कि रेसमिक मिक्सचर हो जाता है। दोनों को 50% D 50% L रहता है। अगर दोनों का एक साथ मिक्सिंग करते हैं 50% डेक्स्ट्रो रोटरी 50% लेबो रोटरी, तो जो कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं प्लस माइनस जो कंपाउंड यहाँ लेंगे ये कहलाएगा हमारा रेसमिक मिक्सचर। ये रेसमिक मिक्सचर कहलाता है। यहाँ पे ये हो गया रेसमिक मिक्सचर। तो ये मैंने दिखाया आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक और चीज यहाँ पर हम लोगों को समझना है, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, रिटेंशन एंड इन्वर्जन। रिटेंशन एंड इन्वर्जन ये एनसीईआरटी में दिया है, इसको भी थोड़ा जान ही लेते हैं हम लोग क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिटेंशन का अर्थ क्या होता है। रिटेंशन को पहले समझिए, रिटेंशन का अर्थ क्या होता है। रिटेंशन का अर्थ होता है कि यहाँ पे इसके मिरर इमेज में कोई चेंज नहीं होगी, मतलब कि सबस्ट्रेट का मिरर इमेज चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो नो मिरर इमेज चेंज, नो मिरर इमेज चेंज ऑफ सबस्ट्रेट molecule इन प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट में हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से कोई इमेज चेंज नहीं होता है तो रिटेंशन कहलाएगा, वो प्रोडक्ट रिटेंशन प्रोडक्ट कहलाएगा। और इन्वर्जन है यहां पे, इसमें जो होता है मिरर इमेज चेंज ऑफ सबस्ट्रेट मोलेक्यूल इन प्रोडक्ट। यहां पे मिरर इमेज इसका चेंज होता है तो उसको हम लोग इन्वर्जन कहेंगे। आइए देखते हैं क्या है ये, सबस्ट्रेट चेंज होता है कि नहीं होता है, इसको थोड़ा डिटेल जानते हैं। यहां पे आप लोगों को बहुत ही डिटेल मिलेगा रिटेंशन और इन्वर्जन। इसको हम लोग इसी एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल कहीं लेते हैं। तो मान लो कि मैं यहां पे लेता हूं C2H5 और यहां लेता हूं मैं मान लो कि CH3 और यहां ले लिया H और यहां ले लिया क्लोरीन, ठीक है। तो इसको एक मिनट और थोड़ा नीचे लेते हैं, दो बार नहीं लिखना पड़ेगा। C2H5 CH3 नीचे H हो गया और यहां पे हो गया क्लोरीन। तो ये दो प्रोडक्ट देगा, एक हो जाएगा आपका, यहां पे मैं लिख रहा हूं रिटेंशन और एक प्रोडक्ट यहां पे लिख रहे हैं इन्वर्जन। तो एक रिटेंशन होगा और दूसरा इन्वर्जन होगा। तो रिटेंशन में यहां पे मैं ले रहा हूं जो अटैकिंग ग्रुप है OH माइनस, ठीक है। तो रिटेंशन में कह रहा है कि इसके इमेज में कोई बदलाव नहीं करनी है, यानी कि ये जो है C2H5 और यहां पे CH3H और ये रह गया OH। लेकिन इन्वर्जन में कहता है कि नहीं, इसमें बदलाव होगी, इसका मिरर इमेज बनेगा। मिरर में लगाएंगे तो उल्टा जाएगा। ये अगर अल्कोहल बनाते हैं तो उल्टा यहाँ पे अटैच होगा। तब यहाँ पे C2H5, ठीक है, C2H5 OH अब इधर अटैच होगा और ये CH3 यहां चला जाएगा H। तो OH जब अटैक किया तो ये जो है ना इसका इमेज बदलता हुआ दिख रहा है कि ये उल्टा हो गया। इस तरह से क्लोरीन यहां था तो क्लोरीन अब OH यहां जुड़ रहा है, ऐसे। तो जब ये बदलता हुआ दिखे मिरर इमेज, इसका लगेगा कि इसका बदल रहा है। यहाँ मिरर इमेज ना लगाकर हम लोग
सिर्फ नो इमेज चेंज लिख सकते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इन प्रोडक्ट, और इमेज चेंज ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इन प्रोडक्ट, क्योंकि सेम टू सेम तो नहीं रहा है, कोटेड नहीं रहा है, इसलिए इसका इमेज की बात कर रहा हूं मैं। तो ये आपका चेंज हो रहा है तो इन्वर्जन, नहीं चेंज हो रहा है तो रिटेंशन हो जाएगा। अब यहां पे मैं एक और चीज बताऊं आप लोगों को कि ये देखिएगा, इसको प्रायोरिटी अगर इसका चेक करें हम लोग, प्रायोरिटी कैसे चेक करते हैं? नंबर ऑफ एटम्स, माने एटॉमिक नंबर बोलिए, एटॉमिक नंबर अगर हमारा जितना ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी उतना ही अधिक होती है। तो ऑक्सीजन की नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है, तो ये प्रायोरिटी इसका 1 होगा। कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रायोरिटी नंबर 2 जाएगा, लेकिन यहां भी कार्बन है। अब यहां 2 कार्बन है तो फिर से कार्बन के बाद यहां हाइड्रोजन चेक होगा सेकंड नंबर में, सेकंड एलिमेंट, सेकंड एटम्स हाइड्रोजन, यहां सेकंड एटम्स कार्बन नहीं है, तो इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा होगी, थर्ड में ये आ रहा है, फोर्थ में ये आ जाएगा। यानी कि हमारा जो रोटेशन यहां पे दिख रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, दैट मीन्स ये एस हो गया, एस रोटेशन कहते हैं इसको, इसका नाम क्या देते हैं? एस रोटेशन, एस रोटेशन, ठीक है, एस रोटेशन। और जब ये इन्वर्जन में चेक करेंगे, इसकी प्रायोरिटी यहां पे 1 हो गई, इसकी प्रायोरिटी 2, इसका 3 हो गया, तो अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसको कहते हैं आर रोटेशन, ठीक है, तो ये हो गया आर रोटेशन। तो यहां पे आर और एस क्या है थोड़ा समझिए। आर बराबर होता है रेक्टस, रेक्टस एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है राइट, ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? राइट, यानी कि राइट तरफ से अगर ये मूव कर रहा है तो हम लोग आर लिखेंगे, प्रायोरिटी इसका राइट तरफ से चल रही है तो आर लिखेंगे। अगर हम एस लेते हैं तो ये इसको कहते हैं सिनिस्टर, सिनिस्टर एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है लेफ्ट, तो सिनिस्टर को एस, सिनिस्टर वर्ड से एस लिया गया और रेक्टस वर्ड से राइट को लिया गया। तो सिनिस्टर और रेक्टस को समझ में आ गया। कभी भी इस बात को समझिएगा, अगर प्रायोरिटी चेक करने अगर आपको आ गया तो यहां पे दिक्कत नहीं होगी। कायरल कार्बन अगर मॉलिक्यूल्स है, फिर से बात समझ लीजिए, कायरल कार्बन अगर मॉलिक्यूल्स है तो हम लोग इसमें आर और एस फिक्स करते हैं। कैसे करते हैं? उसके प्रायोरिटी के आधार पर। प्रायोरिटी कैसे होती है? हायर एटॉमिक नंबर को फर्स्ट प्रायोरिटी, लोअर एटॉमिक नंबर को सेकंड प्रायोरिटी, उससे लोअर हम लोग थर्ड प्रायोरिटी देते हैं। इस तरह से प्रायोरिटी इसकी चेक करते हैं, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 सब चेक किया जाता है। आर एंड एस ये कुछ दिया हुआ था एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने इसको डील कर दिया कि आपको समझ में आ जाए कि रिटेंशन क्या है और इन्वर्जन क्या है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। आइए हम लोग यहां पे जानते हैं क्या रेट ऑफ जो एसएन रिएक्शन है उसका रेट क्या प्रभावित होता है किसी फैक्टर से? बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होगा, रेट तो ऐसे ही प्रभावित होता रहता है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है, कौन से फैक्टर है जो SN1 रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है। फर्स्ट नंबर में हम लोग लेंगे यहां पे नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का नेचर जो है ना बहुत ज्यादा यहां प्रभावित करता है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप लेते हैं, अल्काइल हैलाइड पूरा लेते हैं, हम लोग पूरे सबस्ट्रेट को लेते हैं, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, इसलिए कि मैंने बताया है कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री जैसे जैसे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है उसे रिएक्शन ज्यादा फास्ट होता है। स्टेबिलिटी यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम लोगों को टोटल ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन आयन। तो कार्बोकटायन यानी कि कार्बोनियम आयन के स्टेबिलिटी पर ये डिपेंड करता है। पहली बात इस बात को समझ लीजिए। तो स्टेबिलिटी क्या होती है कार्बोनियम आयन का? तो हम लोग स्टेबिलिटी तो पढ़ चुके हैं कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री। लेकिन हम अब यहां पे बात करेंगे रेट ऑफ SN1
SN1 reaction in following order, ठीक है, इन फॉलोइंग ऑर्डर। तो हम लोग यहां जानेंगे कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन जो है वो किस ऑर्डर में काम करता है। तो पहले इसका मैं बताऊं कि 3 डिग्री जो है वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर रहेगा तो इसका रेट ज्यादा होगा। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का रेट ज्यादा होगा क्योंकि 3 डिग्री कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होता है, तो हैलाइड लग जाएगा तो इसका रेट ज्यादा हो जाएगा। इसमें फास्ट रिएक्शन होगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का। तब आता है यहां पे बेंजाइल हैलाइड, ठीक है, और तब आता है यहां पे बेंजाइल हैलाइड के बाद मैं ले रहा हूं यहां पे ये एलाइल हैलाइड, और तब आता है यहां पे एलाइल के बाद 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और तब मैं लूंगा यहां पे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और तब मैं लूंगा CH3 हैलाइड, और लास्ट में हम लेंगे फिनाइल हैलाइड। तो ये पूरा आपका जो है SN1 रिएक्शन का जो है वो रेट इस तरह से डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में होता है। एनसीईआरटी में भी इस पे क्वेश्चन है। चलिए इसमें 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आप लोगों को अरेंज करना है। मान लो कि ये दिया हुआ है, ठीक है, कि अरेंज द SN1 रेट ऑफ रिएक्शन। SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन को अरेंज करना है, और इसमें हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ये पहले शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं। तो ये आपका डबल बॉन्ड है और यहां पे हम ब्रोमीन लगा रहे हैं, ठीक है, और दूसरा ले रहे हैं ये आपका, यहां पे हम ब्रोमीन लगा रहे हैं, ठीक है, और ये, और ऊपर में एक और हम दे रहे हैं मिथाइल, और तीसरा ले रहे हैं हम यहां पे ब्रोमीन लगा रहे हैं एलाइल 2 डिग्री पे, ठीक है। एक 3 डिग्री हो गया, एक एलाइल ग्रुप ले लिए, एक 2 डिग्री ग्रुप ले लिए, ठीक है ना। या आप यहां पे रखिए इसको, और ये ब्रोमीन यहां पे कर दीजिए, ये भी चलेगा, कोई बात नहीं है। और एक 3 डिग्री ले लिए, एक 2 डिग्री, 1 डिग्री ही लिए, लेकिन यहाँ पे ब्रांच में नहीं लिया। चलिए ठीक है। तो अब इसको अरेंज करना है कि किसकी रिएक्टिविटी SN1 की सबसे ज्यादा है। तो मैं बात करता हूं, आइए यहां पे एलाइलिक, ये है, ये एलाइलिक है, ब्रोमाइड है, समझ रहे हैं बात। यहां प्लस आएगा, ये अगर ब्रेक होता है तो यहां प्लस आएगा, यानी एलाइलिक आयन भी कह सकते हैं। और ये 3 डिग्री है, यहां टूट रहा है, यहां 3 डिग्री कटायन बन रहा है, देखिएगा यहां पे 3 डिग्री ब्रोमाइड है। यहां पे 1 डिग्री है लेकिन विथ ब्रांच है, यहां से टूटेगा तो कटायन तो प्लस, कटायन तो 2 डिग्री आएगा ना, यहां पे 2 डिग्री कटायन आ रहा है, इस बात को समझिएगा। 3 डिग्री कटायन आ रहा है, यहां पे 3 डिग्री कटायन आ रहा है, यहां पे एलाइल कटायन आ रहा है। तो हमको ये समझना है कि किसका SN1 ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा हमने बताया कि 3 डिग्री का होगा। तो अगर हम इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, तो 3 डिग्री कटायन यानी 3 डिग्री जो ब्रोमाइड है इसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उससे कम एलाइल में जाएंगे हम लोग, एलाइल यानी कि A, और उससे कम हम लोग C में जाएंगे, 2 डिग्री में जाएंगे। तो ये हमारा एक रिलेशन हुआ SN1 का, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस दिए गए, इसको मिटाते हैं हम। एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन और दिया गया, उसको भी करवा देते हैं यहीं पे। आइए देखते हैं, एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि 4 ब्यूटाइल
ब्रोमाइड आइसोमर, 4 ऐसे लिखिए 4 आइसोमेरिक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। 4 आइसोमेरिक ब्यूटाइल ब्रोमाइड का हमें SN1 रिएक्शन को अरेंज्ड करना है, क्या होगा? तो पहले जान लो कि आइसोमेरिक ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे हम लोग सेट करेंगे, उसको देख लेते हैं। CH3 CH2 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 Br 1 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड। दूसरा हम लेंगे CH3 CH2 CH3 2 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड, चूंकि इन्होंने 4 कहा है। तीसरा लेंगे CH3 CH3 4 तो बनेगा ही, इसमें हम लोग रोक भी नहीं सकते हैं। CH2Br एक ये बनाते हैं, ठीक है। और तीसरा बनाएंगे CH3 CH3 चौथा वाले और CH3Br। तो ये 4 आइसोमेरिक ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना, ठीक है। इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको हम लोग B मान लेते हैं, इसको हम लोग C मान लेते हैं और इसको हम लोग D मान लेते हैं। तो SN1 को देखा जाए तो इसके अरेंजमेंट में क्या आएगी? 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड सीधे दिख रहा है पहले, उसके बाद से आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 डिग्री, तब दिख रहा है 1 डिग्री, लेकिन ब्रांचेज है यहाँ पे, तब ये जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा? पहले D, तब आएगा B, तब आएगा C, लास्ट में जाएगा A। ये इसका अरेंजमेंट हुआ, जो कि आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं एनसीईआरटी में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया इसमें यहाँ पे C6H5, ठीक है, C6H5CH2Br। C6H5 को हम pH पे लिख सकते हैं, फिनाइल को pH पे लिखते हैं। दूसरा दिया गया pH बॉन्ड CH बॉन्ड pH बॉन्ड Br, 1 2 3 4, ठीक है। तीसरा दिया गया यहाँ पे pH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड Br, मतलब बेंजीन रिंग पर ये जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर हम डिटेल कर देते हैं, अच्छा देखिए इसको डिटेल करते हैं। इसके बाद से आपको एक और दिया गया यहाँ पे CH3Br, एक और आपको मिलेगा pH C बॉन्ड Br, ठीक है, और बॉन्ड pH और बॉन्ड CH3। ये 4 ठो दिया गया इसमें, और पूछता है कि इसको SN1 में अरेंज करें। तो मैं ये बताऊं कि pH की जगह पर हम लोग ऐसे बना सकते हैं, यानी कि इसको फाइनली बनाया अगर हम, तो ये हो गया। तो ये बेंजाइल ब्रोमाइड है CH2Br। ये आपका हो गया फिनाइल CHBr फिनाइल, ठीक है। और ये हो गया फिर फिनाइल CH पर CH3Br, और ये हो गया आपका फिर से फिनाइल ब्रोमाइड, और फिर यहाँ पे फिनाइल, और फिर यहाँ पे CH3। तो अब यहाँ समझने की बारी है कि किसका SN1, अगर हम लोग इसको देखें, A मान लें, इसको B मान लें, C मान लें, D मान लें, तो इसमें देखेंगे कि अल्काइल ग्रुप सबसे ज्यादा 3 डिग्री में, देखिए यहाँ पे ये 3 डिग्री कार्बन हुआ, 3 डिग्री कार्बन हुआ, 2 यहाँ बेंजीन भी है, तो ये अपने आप को ज्यादातर स्टेबलाइज कर सकता है अगर यहाँ प्लस आ जाए, क्योंकि ये रेजोनेंस के द्वारा ज्यादा अपने आप को स्टेबल करेगा। ये ड्यू टू रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है, यानी कि डी पहले आएगा। अब यहां पे देखा जाएगा कि बी में और सी में बात करें अगर हम लोग, तो बी और सी में यहाँ पे 2 फिनाइल है, ये ज्यादा स्टेबल करेगा ये भी, तो इसको हम लोग पहले लेंगे, यानी कि बी को पहले हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डी लिए पहले हम लोग क्या लेंगे, डी। डी के बाद से हम ले रहे हैं कौन, बी लेंगे। बी चूंकि ज्यादा स्टेबल होगा, चूंकि यहाँ भी 2 आपका फिनाइल ग्रुप है, 2 फिनाइल ग्रुप होने के कारण चूंकि CH3 नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी अपने आप को स्टेबलाइजेशन करेगा।
फिर हम लोग लेंगे इसके बाद सी लेंगे, तब हम लोग सी लेंगे। चूंकि एक फिनाइल ग्रुप है तो ये अपने आप को स्टेबल करेगा, लेकिन बेंजाइल ग्रुप से कम करेगा। सबसे लास्ट में यहां पे आएगा बेंजाइल ग्रुप, यानी कि DBCA हो गया। ठीक है, इसका अरेंजमेंट क्या हो गया, D पहले आएगा, B बाद में आएगा, उसके बाद C, तब A आएगा। ये आपको मतलब NCERT में दोनों क्वेश्चन दिए गए थे, इसलिए मैंने इसको करवा दिया यहाँ पे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग का दूसरा नंबर, इसको मिटा देते हैं। सेकंड नंबर जो है इसका फैक्टर्स जो अफेक्टिंग करता है, सेकंड नंबर में नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप में चलेंगे। सेकंड नंबर क्या कहता है हमारा, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप यहां पे क्या होता है, हैलाइड। लिविंग ग्रुप कौन सा है, हैलाइड जो होता है वो लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें आर बॉन्ड आयोडीन जो है वो ज्यादा मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए ये बॉन्ड को साइज भी बड़ा होता है, आसानी से टूटेगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। आर बॉन्ड बी आर, इससे साइज कम होता है, इसलिए बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा इसके कंपेयर में। आर बॉन्ड Cl, जितना साइज छोटा होगा उतना ही बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी खर्च करना होगा, तो रिएक्टिविटी उतना ही कम हो जाएगा। आर बॉन्ड F, तो इस तरह से जितना साइज घटते जा रहा है इसकी रिएक्टिविटी घटते जा रहा है SN1 का। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है ये सेम अल्काइल है, पहले बता दूं कि अल्काइल सेम है। बाकी इसका जो है SN1 आप चेक कर सकते हैं, आयोडीन में सबसे ज्यादा, ब्रोमीन उससे कम, क्लोरीन उससे कम, सबसे कम फ्लोरीन में, ड्यू टू डिक्रीजेस द साइज ऑफ हैलोजन। मैं यहां लिख दूं, ड्यू टू डिक्रीजेस द साइज ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, या हैलाइड आयन भी लिख सकते हैं, हैलाइड आयन। तो साइज डिक्रीज करने के कारण ये क्या होता है ना कि इसका लिविंग ग्रुप अटैक करता है। तो ये भी मायने रखता है ना SN1 में। अब मान लो कि यहाँ पे डिफर होता है ब्रोमीन आयोडीन में, तो हम आयोडीन को पढ़ लेंगे। इस पे भी मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है NCERT में, आप देखेंगे। एक में दिया गया मान लो कि CH3Cl, फिर दिया गया यहाँ पे है ना CH3Br, एक में दिया गया CH3 आयोडीन। अब पूछता है कि किसका ये SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, तो सबसे फास्ट A B, अगर C मान लें सबसे फास्ट C में होगा, उससे कम B में होगा और उससे कम A में होगा। तो ये सब SN1 पे आ जाता है, ऐसे दिया हुआ है NCERT में, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर में मिलेंगे हम लोग नेचर ऑफ पोलर प्रोटिक, फिर से आ गया ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा उतना ही SN1 का रिएक्टिविटी बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीजेस द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट इंक्रीजेस द SN1 रिएक्टिविटी, तो उतना ज्यादा इसका बढ़ेगा। तो यहां पे एक बात को समझना है हम लोगों को कि इसमें हम लोगों को एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट हम यहां पे बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि R बॉन्ड CH2 बॉन्ड क्लोरीन को तोड़ने के लिए पोलर प्रोटिक एसिड होना बहुत जरूरी है। ये टूटता है तो क्लोरीन को रोकता है, मैंने वहां बताया था मैकेनिज्म में। ये टूटेगा पहले तो ये बनाएगा RCH2, यहाँ पे ब्रांच नहीं लेना ज्यादा बेटर रहेगा, इसलिए ज्यादा बेटर रहेगा कि ये 3 डिग्री है और SN1 है पहले, तो इसको लेना जरूरी है। चलिए तो इसको हम लेते हैं R बॉन्ड C बॉन्ड CH3 यहाँ पे प्लस, यहां से क्लोरीन माइनस है, इसको रोकने के लिए हमें चाहिए प्रोटिक एसिड। मैंने बताया था ना कि इसमें चाहिए पोलर प्रोटॉन, यानी कि प्लस। प्रोटॉन मतलब क्या होता है H प्लस, इसी को प्रोटिक कहते हैं ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। H प्लस इसको घेर कर रोकता है जब तक कि अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करते।
तो यहां पे मैं बताऊं कि H2O की डाई जो प्रोटिक होती है कांस्टेंट होता है, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हैं इसको। H2O की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ज्यादा होता है, यानी मैं यहां पे लिख दूं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर is greater than all other polar protic solvent। किसी भी अदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से वाटर की जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो सबसे ज्यादा होती है। यही कारण है कि SN1 में हम लोगों को वाटर को लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अदर सॉल्वेंट के साथ नहीं होंगे, अदर सॉल्वेंट के साथ भी SN1 रिएक्शन होंगे, लेकिन वो थोड़ा सा उसका जो रेट है वो स्लो हो जाएगा। रेट को फास्ट करने के लिए वाटर को लेना वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सबसे ज्यादा होता है, उसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाती है। यही कारण है कि इसको हम लोगों को लेना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को आज मैंने कंप्लीट ये खत्म कर दिया SN1 को कंप्लीट खत्म कर दिया। आप लोग पढ़िए, अब नेक्स्ट लेक्चर में SN2 बताएंगे हम, तब तक वेट कीजिए। थैंक यू।